हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे आमेर के कछावा वंश के बारे में। और साथियों, पिछली क्लासों में हमने अपने कछावा वंश की स्थापना से लेकर सवाई ईश्वरी सिंह के इतिहास तक जानकारी प्राप्त कर ली थी। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सवाई ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकारी सवाई माधो सिंह प्रथम के बारे में। और साथियों, उनके पश्चात में हम बात करेंगे सवाई प्रताप सिंह के इतिहास के बारे में। साथियों, दोनों ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, दोनों ही बहुत ही प्रमुख हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, इनके मध्य में से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों, मैंने इसीलिए आपको इनको विस्तृत तौर पर अध्ययन करने की शुरुआत करी है और कोशिश करी है। साथियों, वैसे हमने हर शासक के बारे में पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन किया था। अगर आपने साथियों हमारी अन्य क्लासें नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक के माध्यम से साथियों आप इस क्लासों को देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात होगी सवाई माधो सिंह प्रथम के इतिहास के बारे में कि भाई इनका टाइम पीरियड कौन सा होता है। तो साथियों, इनका टाइम पीरियड होता है 1750 से लेकर 1768 ईस्वी के मध्य का। साथियों, तो ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, लगभग 8 सालों का टाइम पीरियड इनका रहता है 1750 से लेकर 68 ईस्वी के मध्य का। अब साथियों, बात करते हैं ये कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी और ये किसके उत्तराधिकारी हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई सवाई जयसिंह व रानी चंद्र कौरी का तो पुत्र है यह व्यक्ति। साथियों, कौन के बारे में बात हो रही है, तो ये सवाई माधो सिंह के इतिहास के बारे में हो रही है। इनके बारे में परिचय मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई इनके माता कौन है, इनके पिता कौन है। तो साथियों, इनके पिता है सवाई जयसिंह और रानी जो चंद्रकौरी थी आमेर की, वह इनकी माता थी। साथियों, अगर बात करते हैं इनके उत्तराधिकारी के बारे में, यानी कि यह किसके उत्तराधिकारी थे, तो साथियों ये उत्तराधिकारी थे सवाई ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकारी यह थे। साथियों, देखिए 3 व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया है कि भाई सवाई जयसिंह जो कि इनके पिता थे, रानी चंद्रकौरी इनकी माता थी और ईश्वरी सिंह साथियों इनके सौतेले भाई हुआ करते थे। साथियों, मैंने पिछली क्लासों में आपको देवाली समझौते के बारे में जानकारी बताई थी कि भाई देवाली समझौता कब होता है, कहाँ पर होता है और किन किन के मध्य में होता है। साथियों, हमारे को अभी जानकारी प्राप्त करनी है देवाली समझौते के बारे में, बेसिक जानकारियाँ एक बार फिर से कि भाई देवाली समझौता साथियों होता है मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य में। साथियों, इस समझौते के तहत होता है कि भाई मारवाड़ के शासक को उनकी जो शासन कार्य स्थापित करने में हमें मदद करनी होगी। और साथ ही दूसरी संधि होती है, दूसरा शर्त होता है कि भाई मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह होगा आमेर के शासक के साथ में। तो साथियों, आमेर के शासक होते हैं तत्काल में सवाई जयसिंह। देखिए साथियों, इस संधि के साथ में एक चीज और होती है कि भाई विवाह के पश्चात में जो भी राजकुमारी थी यानी कि चंद्रकौरी का विवाह होता है इनके साथ में। तो साथियों, चंद्रकौरी की कोख से जन्म लेने वाली संतान ही शासक बनेगी। परंतु साथियों, जब सवाई जयसिंह तत्काल में तो हाँ भरते हैं इस पर, हम एक तरीके से सही सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई मैं इस बात से तैयार हूँ कि भाई मेरी जो अगली संतान होगी यानी कि जो रानी चंद्रकौरी की कोख से जन्म लेने वाली संतान होगी वह मेवाड़ की, माफ कीजिएगा, अपने आमेर की शासक बनेगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि तत्काल में तो इन्होंने वादा कर लिया, इन्होंने हाँ भर दी। परंतु साथियों, जब अपने अंतिम समय में यहाँ पहुंचते हैं तो इन्होंने उस संधि को नकार दिया और उन्होंने अपने पुत्र ईश्वरी सिंह को एक तरीके से आमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि भाई इनसे पहले हमने पढ़ा था ईश्वरी सिंह के बारे में। अब साथियों देखिए, ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात में शासक बनते हैं हमारे सवाई माधो सिंह, क्योंकि साथियों एक तरीके से आप देखते हैं सीक्वेंस के अनुसार माधो सिंह को पहले बनना था और ईश्वरी सिंह को पश्चात में बनना था। साथियों देखिए, संधि तो हो चुकी थी, संधि के तहत कहा गया था कि भाई माधो सिंह शासक बनेगा। अब ईश्वरी सिंह का साथियों वहाँ पर कोई रोल रहता नहीं है, परंतु इसके पिता ने यानी कि सवाई जयसिंह ने ईश्वरी सिंह को शासक बनाया। और साथियों, ईश्वरी सिंह के पश्चात में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं सवाई माधो सिंह प्रथम के बारे में। तो साथियों, मैंने आपको बताया है कि देवाली समझौता किस प्रकार से हुआ था, किन किन के मध्य में हुआ था और साथियों उसकी क्या रणनीति होती है, उसके तहत क्या शर्तें होती हैं। तो साथियों, मैं सारी शर्तें आपको बता चुका हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, सवाई माधो सिंह के इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों देखिए कि भाई सवाई माधो सिंह के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे जो कि किए गए थे। साथियों देखिए, सबसे पहली बात होती है कि भाई चाकसू जयपुर में इन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने यहाँ पर लिखा है शीतला माता मंदिर। साथियों कहाँ पर, तो चाकसू जयपुर में। तथा जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई स्थापत्य कला की दृष्टि से या फिर स्थापत्य की दृष्टि से इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया और मोती डूंगरी के जो महल हैं उनका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए 1759 में काकेड़ा। साथियों काकेड़ा कहाँ पर है, तो यह टोंक में है। काकेड़ा के युद्ध में मराठा सेना को उन्होंने पराजित किया था तथा जयपुर की जनता के सहयोग से मराठों का कत्ले आम इन्होंने किया था। तो साथियों, मैं आशा करता हूं जानकारी आपको समझ में आई होगी कि भाई इन्होंने 1759 ईस्वी की बात हो रही है तो इन्होंने काकेड़ा स्थान, साथियों कहाँ पर है, यह टोंक में स्थित है। ठीक है, टोंक जिले के अंतर्गत है साथियों वर्तमान में।
तो टोंक जिले के अंतर्गत काकेड़ा स्थान पर मराठा सेना और जयपुर की सेना यानी कि साथियों आमेर की सेना के मध्य में युद्ध होता है। उस युद्ध के अंतर्गत साथियों विजय मिलती है हमारे आमेर की सेना को। साथियों देखिए आमेर की सेना क्या करेगी, उस युद्ध में विजय के उपरांत साथियों यह जयपुर की जनता के सहयोग से मराठों का कत्लेआम करती है। साथियों देखिए यहाँ पर मराठों का कत्लेआम का मतलब मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया जाता है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई एक बड़ी भारी जीत इन्होंने दर्ज करी थी तत्काल के अंतर्गत। अब साथियों अगली बात करते हैं तो देखिए इन्होंने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर की भी स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। साथियों वर्तमान में सवाई माधोपुर हमारे राजस्थान का एक जिला है, जो कि साथियों आपको पता है जिस जिले के अंतर्गत ही रणथंभौर बाघ अभयारण्य भी है। तो साथियों उसी जिले की स्थापना करी गई थी हमारे सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा। कब करी गई थी, तो 1763 ईस्वी के अंतर्गत करी गई थी। साथियों आगे बात करते हैं इनके एक प्रमुख युद्ध के बारे में। देखिए साथियों हमने अभी बात करी थी काकेड़ा के युद्ध के बारे में। अब साथियों अगला युद्ध हमारा आता है भाटवाड़ का युद्ध। यह कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, तो साथियों सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज साथियों बने रहिए क्लास में। अब देखिए साथियों भाटवाड़ का युद्ध होता है 1761 ईस्वी के मध्य में। 1761 ईस्वी के मध्य में साथियों जब ये युद्ध होता है, इसके क्या क्या परिणाम रहते हैं और क्या क्या कारण रहते हैं, किन किन के मध्य में हुआ था, साथियों सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए साथियों ये हुआ था सवाई माधो सिंह के साथ में, और साथियों किसने किया था, यानी कि सवाई माधो सिंह वर्सेज शत्रुसाल। साथियों शत्रुसाल कौन है, तो साथियों शत्रुसाल हैं हमारे कोटा के महाराज। साथियों कोटा के महाराज तत्काल में हुआ करते थे शत्रुसाल, और हमारे जो आमेर के शासक थे माधो सिंह, इनके मध्य में यह युद्ध होता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर होता क्यों है, इसका क्या कारण रहा है, तो मैंने कारण लिखा साथियों कि भाई तत्काल में साथियों मुगल बादशाह हुआ करते थे अहमद शाह अब्दाली। तो साथियों देखिए अहमद शाह ने रणथंभौर दुर्ग साथियों जो कि कोटा के पास में था तत्काल में, देखिए तत्काल में कोटा के पास में था रणथंभौर का दुर्ग, और साथियों मुगल बादशाह हुआ करते थे अहमद शाह। तो अहमद शाह ने साथियों कोटा से यह दुर्ग छीना, यानी कि रणथंभौर का दुर्ग छीनकर आमेर के शासक अपने सवाई माधो सिंह को गिफ्ट कर दिया था। साथियों इस चीज़ को देखते हुए कोटा के महाराज ने सोचा कि भाई मैं उससे तो वापस ले सकता हूँ, क्योंकि साथियों यह अब उनके पास में ही था। तो साथियों जब यह एक तरीके से कोटा की सेना रवाना होती है और आमेर की ओर आगे बढ़ती है। साथियों आमेर की ओर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखते हैं कि भाई आमेर के साथ देखते हैं कि भाई अब आमेर की कोटा की सेना आ रही है हमारे ओर, तो साथियों दोनों के मध्य में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंतर्गत साथियों विजय होती है कोटा के महाराज की। तो साथियों कोटा के महाराज ने इस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया पुनः वापस से, और ये साथियों वापस से लौट जाते हैं और अपने दुर्ग पर अपना अधिकार वापस से स्थापित कर लेते हैं। तो साथियों इसीलिए एक भटवाड़ का युद्ध है जो कि मैंने आपको बताया है। भाई भटवाड़ का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। साथियों सवाई माधो सिंह वर्सेज शत्रुसाल के मध्य में होता है। शत्रुसाल कौन है, तो ये कोटा के महाराज हैं। साथियों मैंने इसका कारण आपको बताया है, तो देखिए वापस से बताता हूं मैं। भाई मुगल बादशाह अहमद शाह ने रणथंभौर दुर्ग को कोटा शासकों से छीनकर माधो सिंह को दे दिया था। साथियों इससे माधो सिंह नाराज होते हैं, माफ कीजिएगा अपने शत्रुसाल नाराज होते हैं, और शत्रुसाल पुनः दुर्ग प्राप्त करने के लिए कोटा के महाराज शत्रुसाल ने पुनः दुर्ग प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया और दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। साथियों देखिए अब आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी सवाई माधो सिंह के इतिहास के बारे में, कि भाई किस प्रकार से इनका इतिहास होता है, कौन कौन सी घटनाएं इनके इतिहास में बनती है। भाई देखिए यह कौन थे, तो सवाई जयसिंह और रानी चंद्रकमणि के पुत्र थे, अपने ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकारी थे। साथियों ईश्वरी सिंह कौन है, तो ईश्वरी सिंह इनका सौतेला भाई था। साथियों आगे बात करते हैं इनके निर्माण कार्यों के बारे में। तो देखिए अपने जयपुर में शीतला माता के मंदिर का तथा जयपुर के में ही मोती डूंगरी महलों का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 1759 ईस्वी में साथियों इन्होंने काकेड़ा टोंक में मराठा सेना को पराजित कर जयपुर की जनता के सहयोग से मराठों का कत्लेआम भी किया था, और 1763 ईस्वी में इन्होंने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना भी करी थी। साथियों आगे बात करी हमने भटवाड़ के युद्ध के बारे में। तो भटवाड़ का युद्ध साथियों मैंने बताया था कि भाई रणथंभौर दुर्ग को पुनः प्राप्त करने के लिए कोटा के महाराज ने आमेर के ऊपर दुर्ग एक तरीके से एक अभियान किया था, और साथियों उस अभियान में कोटा के महाराज की विजय भी होती है, शत्रुसाल की विजय होती है, और यह पुनः अपने दुर्ग पर अधिकार करते हुए उसे वापस से लेकर चले जाते हैं, यानी साथियों विजय के उपरांत वह अपने राज्य में पुनः लौट जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमने अभी जानकारी प्राप्त करी सवाई माधो सिंह प्रथम के इतिहास के बारे में। अब साथियों बात करेंगे हम सवाई प्रताप सिंह के इतिहास के बारे में, जो कि साथियों लगभग इनके 10 साल पश्चात में शासक बनते हैं। साथियों ये प्रमुख शासक होते हैं, इनके मध्य में भी कुछ शासक आते हैं, परंतु उन्होंने कोई भी बेहतरीन कार्य नहीं किया था साथियों, इसीलिए उनको हमने स्किप किया है। और अब बात कर रहे हैं हम सवाई प्रताप सिंह के इतिहास के बारे में। साथियों सवाई प्रताप सिंह का इतिहास होता है 1778 से लेकर 1803 ईस्वी के मध्य का। तो देखिए हमने अभी जाना है इनका टाइम पीरियड 1778 से लेकर 1803 ईस्वी के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। साथियों देखिए कौन है ये कौन है, कहाँ से आते हैं, तो इनके बारे में साथियों हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप नोट कीजिएगा कि भाई सवाई प्रताप सिंह का काल कला एवं साहित्य के स्वर्णकाल के तौर पर जाना गया या फिर कहलाया।
साथियों देखिए इनके काल में बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी होगी, बहुत सारे एक तरीके से ऐसे कार्य होंगे जो कि सांस्कृतिक और कला की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों इसीलिए इनके काल को साहित्य एवं कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है। साथियों तमाशा लोक नाट्य के बारे में बात करते हैं तो देखिए तमाशा लोक नाट्य, साथियों तमाशा लोक नाट्य कहाँ का है आप पहले बताइएगा। अगर साथियों आपको जानकारी होगी तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत। साथियों महाराष्ट्र से तमाशा लोक नाट्य को जयपुर लाने का श्रेय भी दिया जाता है सवाई प्रताप सिंह को, कि भाई इन्हीं के काल में अपने महाराष्ट्र क्षेत्र से यानी कि मराठवाड़ा से जो साथियों लोक नाट्य हुआ करता था, अभी वर्तमान में भी है साथियों, तत्काल में भी था, उसका नाम है तमाशा, उसे यहाँ पर लेकर आए थे। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए इनके दरबार में 22 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी तथा प्रताप बाईसी कहा जाता था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई अपने दरबार में 22 प्रमुख विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था जिन्हें गंधर्व बाईसी तथा प्रताप बाईसी कहा गया है। साथियों आपको एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई गंधर्व बाईसी कौन थे, प्रताप बाईसी कौन थे, तो साथियों आपको आंसर देना होगा कि भाई जो सवाई प्रताप सिंह के इतिहास में या फिर उनके दरबार में रहने वाले जो प्रमुख दरबारी थे उन्हें गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी कहा जाता है। साथियों आगे बात करते हैं इनके द्वारा रचनाएं करी गई थी उनके बारे में। तो देखिए मैंने बताया है कि भाई इन्होंने ब्रज निधि के नाम से, साथियों नोट कीजिएगा, ब्रज निधि के नाम से रचनाएं आरंभ करी थी या फिर रचना कार्य संपन्न किया था। साथियों देखिए एक तो चीज़ बनती है कि वे ब्रज निधि के नाम से तो इन्होंने खुद ने रचना करी थी। साथियों उसके बारे में जानकारी बनती है, यानी कि उसके अलावा बनती है कि भाई इन्होंने देवार्षि भट्ट ब्रजपाल द्वारा, साथियों प्रमुख दरबारी व्यक्ति हैं, देवार्षि भट्ट ब्रजपाल द्वारा राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी। साथियों प्रमुख रचना है, आप इसे नोट कीजिए, एग्जाम्स में कई बार बनती है कि भाई राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने करी थी, तो साथियों रचना करी थी देवार्षि भट्ट ब्रजपाल के द्वारा। अगर बात होती है किसके काल में हुई थी, तो साथियों यह हमारे आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह के इतिहास में हुई थी या फिर उनके काल में हुई थी। आगे साथियों बात करते हैं इनके संगीत गुरु और काव्य गुरु के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई इनके संगीत गुरु कौन थे, तो साथियों संगीत गुरु होते हैं गणपति भारती। साथियों दूसरी बात होती है काव्य गुरु के बारे में, तो साथियों चांद खां जो कि इनके दूसरे गुरु होते हैं। साथियों अगर बात करते हैं चांद खां के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में, तो साथियों एग्जाम में कई बार बनता है, तो आप इसे नोट कीजिए, स्वर सागर जो कि इनके एक रचना होती है, इनकी बुक है, इनका ग्रंथ है। साथियों आगे बात करते हैं, देखिए अभी हमने बात करी थी अपने लोक नाट्य के बारे में और उसके पश्चात हमने बात करी थी संगीत के बारे में, रचनाओं के बारे में। अब साथियों बात कर रहे हैं हम इनके द्वारा बनवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में। साथियों इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, और कब करवाया था, तो 1799 ईस्वी में करवाया था। साथियों कहा जाता है कि भाई दरबार की यानी कि राज परिवार की जो महिलाएं होती थी उन्हें गणगौर की सवारी और जो जयपुर में होने वाले बाजारों की रौनक देखने के लिए इन्होंने उस एक तरीके से हवा महल का निर्माण करवाया था। साथियों हवा महल एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ इस तरह का है, यहाँ पर जमीन है और साथियों इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारी छतरियाँ हमारे को देखने को मिलती है साथियों, अपनी खिड़कियाँ। तो साथियों इस प्रकार से इसमें सैकड़ों खिड़कियाँ हैं और इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया, 1799 ईस्वी में। साथियों देखिए 5 मंजिला इमारत है, क्योंकि इसमें 5 मंजिला इस तरह से बटी हुई है। साथियों पहली मंजिल का नाम है हमारे को जो मैंने लिखा है शरद मंदिर, दूसरी है रत्न मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। साथियों इस प्रकार से 5 इसकी जो प्रमुख इमारतें हैं, 5 मंजिल हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम्स में कई बार साथियों इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई विचित्र मंदिर कौन सी है, तो आपको साथियों क्रमशः मैंने लिखी है कि भाई पहली साथियों जो कि सबसे नीचे है वो शरद मंदिर है, और नीचे से दूसरी है साथियों रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। साथियों इसी क्रम में यह आगे बढ़ती जा रही है। तो साथियों सबसे ऊपर वाली का नाम है हवा मंदिर, ठीक है, टॉप पर जो है वह हवा है। साथियों आगे बात करते हैं इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे लालचंद। और साथियों देखिए ये कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। साथियों एग्जाम में कई बार बना है कि भाई हवा महल की आकृति किसके समान है, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई ये कृष्ण के मुकुट के समान हमारे को देखने को मिलती है। तो साथियों अभी हाल में जाना है कि वे सवाई माधव सिंह के द्वारा जो करवाए गए थे निर्माण कार्य। अब साथियों बात करेंगे अपने प्रताप सिंह के बारे में। माफ कीजिएगा, माधव सिंह मैंने गलत बोल दिया। अपने प्रताप सिंह के निर्माण कार्यों के बारे में हमने बात करी है। अब बात करेंगे साथियों सवाई प्रताप सिंह के इतिहास में होने वाले युद्धों के बारे में। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है तुंगा का युद्ध कब हुआ था, तो 1787 में यह युद्ध हुआ था। साथियों किन के मध्य में हुआ था, तो यह प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह के मध्य में हुआ था। साथियों प्रताप सिंह और विजय सिंह के साथ मिलकर इन्होंने किया था, और किससे किया था, तो यह मराठा सेना के साथ में किया था। साथियों मराठों में कौन थे, तो महादेव सिंधिया जो कि साथियों मराठा सेनापति थे, उनके साथ में हमारे प्रताप सिंह तथा विजय सिंह ने संयुक्त रूप से यह युद्ध किया था। साथियों अगर बात करते हैं विजय सिंह के बारे में, तो ये कौन है, तो साथियों जोधपुर के महाराज हुआ करते थे, इसलिए
मैंने यहाँ पर लिखा है। तो भैया जोधपुर के महाराज हैं विजय सिंह और साथियों आमेर के महाराज हैं प्रताप सिंह। इन्होंने संयुक्त रूप से इस युद्ध में भाग लिया था और साथियों देखिए प्रताप व विजय की संयुक्त सेना ने मराठों को पराजित कर दिया था। साथियों बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने मराठों को पराजित किया था। मराठों की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी इस युद्ध के अंतर्गत। परंतु साथियों देखिए मराठा कभी भी हार नहीं मानने वाले थे, वह पुनः बदला लेने की सोच रखते हैं और वह कुछ ही समय पश्चात में पुनः एक नए युद्ध के साथ में इनको मैदान में मिलते हैं। साथियों आगे बात होगी पाटन के युद्ध के बारे में। साथियों पाटन हमारे अजमेर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं भाई पाटन अजमेर में यह युद्ध हुआ था। साथियों अजमेर के पाटन शहर में, पाटन स्थान पर कब हुआ था साथियों? तो 1799 ईस्वी में हुआ था, माफ करिएगा 1790 में। साथियों आगे बात करते हैं किस किस के मध्य में हुआ था। तो साथियों देखिए यहाँ पर थी संयुक्त रूप से सेना प्रताप सिंह और विजय सिंह की। प्रताप सिंह और विजय सिंह अपने तुंगा के युद्ध के पश्चात में पुनः वापस से एक साथ होकर पाटन के युद्ध में मराठों का मुकाबला करने के लिए पहुंचते हैं। साथियों कब? साथियों देखिए दूसरी ओर कौन है? तो मराठा जो माधोजी सिंधिया थे वही दूसरी ओर दोबारा से इनको मिलते हैं। साथियों कहा जाता है कि भाई इस युद्ध में मराठों की विजय हुई थी तथा उन्होंने यानी कि मराठों ने तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में साथियों स्थित है उस पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। साथियों इतिहास के अंतर्गत एकमात्र ऐसा टाइम आता है जहां पर तारागढ़ के ऊपर भी मराठों का अधिकार होता है। तो साथियों वही टाइम था 1790 ईस्वी का। अब साथियों देखिए मराठों ने तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत हमारे को देखने को मिलता है कि भाई कई ऐसे जलाशय हैं जो कि मराठों के द्वारा बनवाए गए थे। तो साथियों ये वही काल है जब मराठों ने निर्माण कार्य करवाए थे। तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत जलाशयों का निर्माण करवाया, कुछ इमारतें भी साथियों हैं जो कि इनके द्वारा बनवाई गई थी। साथियों आगे बात करते हैं मालपुरा का युद्ध, जो कि साथियों मालपुरा कहाँ पर है? तो यह हमारे टोंक जिले में स्थित है। साथियों मालपुरा जो टोंक जिले में स्थित है। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में। साथियों सवाई प्रताप सिंह प्लस भीम सिंह। साथियों देखिए अब विजय सिंह के पश्चात में आ चुके हैं भीम सिंह। तो भीम सिंह के साथियों टाइम में यह युद्ध होता है भीम सिंह और प्रताप सिंह, जो कि साथियों कौन है ये? तो यह जोधपुर के शासक हैं, जो कि साथियों विजय सिंह के पश्चात में आने वाले शासक होते हैं भीम सिंह। साथियों भीम सिंह प्रताप सिंह की सेना ने संयुक्त रूप से मराठों का आक्रमण किया था और मराठों से इन्हें पराजय की प्राप्ति होती है। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इस युद्ध में मराठों को विजय मिली थी। तो साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सवाई प्रताप सिंह के बारे में और उनके पहले साथियों हमने बात करी थी सवाई माधो सिंह के इतिहास के बारे में। साथियों मैं आशा करता हूं जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपने पूरी जानकारियों को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में और देखिए साथियों अब अगर आपने इसको नोट नहीं किया है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथियों बाद में आप इसे बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों अब इसके पश्चात में हम बात करेंगे सवाई जगत सिंह द्वितीय के इतिहास के बारे में कि भाई उनके इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, उनके द्वारा कौन से निर्माण कार्य करवाए जाते हैं और कौन कौन से युद्ध होते हैं जो कि उनके काल में होते हैं। तो प्लीज़ साथियों नोट कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे तो आप और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिए। अब साथियों बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी के बारे में, जो कि साथियों हमारे होते हैं महाराजा जगत सिंह द्वितीय। साथियों सवाई जगत सिंह द्वितीय भी आप इन्हें कह सकते हैं क्योंकि भाई सवाई की उपाधि जयपुर के शासकों के द्वारा ली जाती थी। तो साथियों अधिकांश शासकों ने सवाई की उपाधि ग्रहण करी थी। तो इसीलिए मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ तब इस महाराजा सवाई जगत सिंह द्वितीय के बारे में अब यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साथियों अगर बात करते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, साथियों आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई 1803 से लेकर 1818 ईस्वी के मध्य में इनका कार्यक्रम होता है, इनका टाइम पीरियड यह है। साथियों आगे बात करते हैं इनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई एक जो मेवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कंवरी, साथियों इसकी सगाई होती है मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में। परंतु साथियों शादी के कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों इनकी नहीं यानी कि मतलब भीम सिंह की मृत्यु होती है। साथियों इसीलिए अब कृष्ण कंवरी का संबंध यानी कि कृष्ण कंवरी के पिता मेवाड़ के महाराजा संबंध करते हैं सवाई जगत सिंह के साथ में, जो कि साथियों जयपुर या फिर आमेर के शासक हैं। साथियों इनके साथ में सगाई होने पर क्या होता है कि भाई अब जो मारवाड़ में भीम सिंह के उत्तराधिकारी होंगे जो कि नाराज होते हैं। साथियों नाराज उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो हमारे मान सिंह होते हैं, जो कि नाराज होते हैं कि भाई हमारे परिवार की बहू बनने वाली बेटी किसी एकदम जो महिला है वह किसी अन्य राजघराने में जा रही है। तो साथियों वो इससे नाराज होकर वह आक्रमण करते हैं सवाई जगत सिंह के ऊपर। तो साथियों वही जानकारी मैंने आपको यहाँ पर लिखी है कि भाई सवाई जगत सिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कंवरी से विवाह करने हेतु जोधपुर के शासक मान सिंह के साथ में 1807 ईस्वी में गिगोली, साथियों गिगोली एक स्थान है नागौर के अंतर्गत, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि मैं नागौर जिले में एक स्थान है गिगोली, तो गिगोली का युद्ध इन्होंने लड़ा था। साथियों आगे जानकारी मिलती है कि भाई एक साथ ही इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात साथियों कुछ साल गुजरते हैं और 1818 ईस्वी में जयपुर, आमेर और माफ कीजिए साथियों आमेर, जोधपुर
और मेवाड़, इन तीनों राज्यों ने एक साथ 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। और साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार से संधि करने के साथ ही एक तरीके से इनकी स्वायत्तता खत्म होती है और इनके राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि राज्य की सुरक्षा का जिम्मा एक तरीके से अपने अंग्रेजों के पास में आता है। साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इनका जो सुरक्षा का जिम्मा आ जाता है। तो साथियों मैंने लिखा है कि भाई 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर राज्य की सुरक्षा इन्होंने सुनिश्चित कर ली थी। साथियों आगे बात करते हैं इनके काल की। तो देखिए इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी साथियों, उनका नाम है रस कपूर। साथियों रस कपूर या कपूरी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो साथियों इसने प्रशासन में अपना बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया था, परंतु साथियों इसके हस्तक्षेप से ज़्यादा इसका हस्तक्षेप जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो साथियों हमारे सवाई जगत सिंह इससे नाराज होते हैं और इसे कालकोठरी में डाल देते हैं। तो साथियों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं इनके काल के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। अब साथियों आगे बात करेंगे जगत सिंह के बाद में 1818 ईस्वी में उसका नाबालिग पुत्र सवाई जय सिंह तृतीय शासक बनता है। साथियों उसका शासनकाल चलता है 1835 ईस्वी तक। तो साथियों अगली क्लास में हम सवाई जय सिंह तृतीय के बारे में बात करेंगे। और साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपने इसे समझा होगा। तो प्लीज़ साथियों धन्यवाद, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आशा करता हूँ साथियों आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।